अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान ने आर्मी चीफ को 2 खुले खतूत लिखने और उनकी तरफ से जवाब ना मिलने और सर्द मेहरी के बावजूद उनके नाम एक और खुला खत लिखने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, आज इमरान खान ने 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने और चीफ जस्टिस को भेजा गया 349 सफ़हात पर मुश्तमिल खत IMF के वफ्द को फराहम करने की हिदायत भी कर दी है, जिसके बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से IMF को बाज़ाब्ता खत लिख दिया गया है। आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद उनके वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने फौज और आवाम को मुखातिब करके तीसरा खुला खत जारी कर दिया है, जबकि नईम पंचोता ने कहा कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनवाने के लिए उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की जाएगी और चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को लिखा गया खत IMF के वफ्द को फराहम किया जाएगा। इमरान खान साहब ने तीसरा लेटर आज जारी किया है, जिसके मुखातिब पाकिस्तानी अवाम और फौज हैं, और उसमें उन्होंने बटन की रिपोर्ट पढ़ते हुए के बाद और दूसरी जो गैर जानबदार इदारे हैं उनकी रिपोर्टें पढ़ने के बाद ये वाज़े हो गया है कि 8 फरवरी 2024 की जो PTI की फतह है उसको किस तरह से इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए वो चेंज किया गया और एक माइनॉरिटी हुकूमत जो है उसको मेजॉरिटी के ऊपर प्रवेल किया गया। 26 को जिस तरह गोलियां चलाई गई, लोगों को गायब किया गया, गिरफ्तार किया गया, जख्मी किया गया, मिसिंग है, जो सारा पूरा माहौल बनाया गया, उसके ऊपर खान साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के लिए हदायत दे दी, तो वो खान साहब की तरफ से पटिशन जाएगी। दूसरा IMF का वफद है, उसको डोसियर जो पहले आपने देखा होगा एक लेटर भिजवाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और आईनी बेंच के सरबराह को, वो डोसियर जो है IMF को दिया जाएगा। 349 पेजेस के ऊपर ये मुश्तमिल है। आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से मज़कूरा डोजियर मुंसलिक करके IMF के नुमाइंदे को बाज़ाब्ता खत लिखा गया है। उमर अयूब ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं आपको एक अहम मरहले पर ख़त लिख रहा हूँ, जब IMF का मिशन मईशत और गवर्नेंस के फ्रेमवर्क का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जिसमें शफाफियत और कानून की हुक्मरानी बुनियादी खदशात हैं। इस तनाजुर में एक डोजियर मुंसलिक किया जा रहा है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी पेश किया गया है, जिसमें 2024 के आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर इंतखाबी धांधली के नाकाबिले तरदीद शवाहिद की तफसील है। इमरान खान ने 7 जुलाई 2023 को IMF के वफ़द से मुलाकात की थी और इस बात पर जोर दिया था कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कानून की हुक्मरानी के लिए ज़रूरी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा था कि मुल्क में मुआशी खुशहाली और तरक्की उसी वक्त हो सकती है जब कानून की हुक्मरानी हो और आइन की पासदारी हो। हमारे डोजियर में इस बात के ठोस शवाहिद और हक़ाइक़ मौजूद हैं कि किस तरह रियासती इदारों बशमूल इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को दबाया, उसका अवामी मैंडेट ज़बरदस्ती छीना और इंतखाबी नताइज में हेर फेर की। जमहूरी अमल में मुनज़्ज़म हेरा फेरी पूरे मुल्क के सामने आया है, जिससे इंसाफ, आज़ादी और आइनी तर्ज़े हुक्मरानी के उसूल मजरू हो रहे हैं। इक़्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम में शफ़ाफियत की अहमियत के पेश नज़र हम समझते हैं कि यह ज़रूरी है कि इन संगीन खदशात पर तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स बाशमूल पाकिस्तान में गवर्नेंस की निगरानी करने वाले बैनुल अक़वामी इदारों की तवज्जो दिलाई जाए। अगर वफ़द को मज़ीद मालूमात या वज़ाहत की ज़रूरत हो तो हमें उससे मिलने और कोई ज़रूरी मदद फराहम करने में खुशी होगी। हमें यकीन है कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ तमाम इक़दामात में कानून की हुक्मरानी और जमहूरी सालमियत को बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह रहेगी। दूसरी जानिब मुल्क की अपोजिशन जमातें मुश्तरका तौर पर हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद और मुतहर्रिक होने पर गौर कर रही हैं और ग्रैंड अलायंस की तरफ आगे बढ़ रही हैं और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक कर लिया गया है। कल महमूद खान अचकज़ई के घर पर अपोजिशन जमातों का इशाइया था, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, साहबजादा हामिद रज़ा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उमर अयूब और असद कैसर समेत PTI की क़यादत शरीक हुई। एलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अपोजिशन रहनुमाओं का मुस्तकबिल में रवाबित बढ़ाने और चैलेंजेस से निपटने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इत्तफाक हुआ है। साथ ही नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी के क़याम पर भी इत्तफाक किया गया है। इस कमेटी की सरबराही शाहिद खकान अब्बासी करेंगे। कमेटी में असद कैसर, शिबली फराज, कामरान मुर्जा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, साहबजादा हामिद रज़ा समेत अपोजिशन रहनुमा शामिल होंगे। इजलास में अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया कि मुल्क में फौरी, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराए जाएँ, इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्ताफ़ी हो और एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। इजलास में मुल्क में जारी बुनियादी इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की मजम्मत की गई और इमरान खान समेत तमाम सियासी असीरान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया गया। इलामे के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने IMF मिशन के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर हैरानी का इजहार किया और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया।
अहम बात यह है कि पीटीआई चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएं और हुकूमत के खिलाफ तहरीक में शामिल हो जाएं। ताहम अभी तक मौलाना फजलुर रहमान का वाज़ेह जवाब सामने नहीं आया है। खुद हुकूमत भी मौलाना को मनाने और अपनी तरफ लाने की कोशिशें कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते जब असद कैसर के घर पर मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों के इशाइये में शरीक हुए थे और उन्होंने अपोजिशन क़यादत की जानिब से खुद मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से फौरी मुस्ताफ़ी होने और इलेक्शन कराने का मुतालबा किया था, तो इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे और उनसे सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। मगर कल एक दफ़ा फिर मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों के साथ बैठे नजर आए। आज इस हवाले से मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अपोजिशन से मुलाकातों और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने IMF की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर भी सवाल उठाया। ये पाकिस्तान की तारीख में भी मुनफरद वाक़या है और पूरी दुनिया में भी ये एक मुनफरद वाक़या है कि IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। किस तरफ इशारा है उसका, क्यों मिले हैं? लगता ये है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक जो है वो अदल इंसाफ के साथ है और उनको हमारे अदल इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद उस वजह से मिले। महमूद खान ने खाने की दावत दी थी, खाने पे गए थे और जब बैठते हैं तो फिर बहुत सी डिस्कशन भी होती है, बातचीत भी चलती रहती है। ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं तो लेकिन बहरहाल मैं उनकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ। ये धांधली की पैदावार है। इसके अलावा आज कौमी असम्बली में JUI के रुकन नूर आलम खान ने भी IMF के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर सवाल उठाया तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए कहा कि मुल्क में फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हवाले से अदलिया का बहुत बड़ा किरदार है। इस हवाले से दोनों फरीक़ैन की मर्जी से ये मुलाकात हुई है, इससे ज़्यादा IMF का कोई किरदार नहीं है। IMF चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने गया है और कौन सी बातें वो वहां पे करके गया है, क्योंकि कल कोई बंदा IMF का आएगा और वो कहेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर ले, तो क्या आपको वो भी मानी जाएगी? IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। फरीक हैं, उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। डेफिनेटली जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं उनमें जुडिशरी हमारी मदद करे और जुडिशरी जो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के जो एफर्ट है उसको सपोर्ट करे। दैट इज ऑल। इसके अलावा IMF का फुल सही का ऑनरेबल मेंबर ने कोई रोल नहीं बनता। न्यूक्लियर प्रोग्राम में जाने का जो है मेरा ख्याल है इट इज बिट स्ट्रेचिंग बिट टू फार। जुडिशरी की हेल्प जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़ी वाइटल है, इसलिए IMF उनको मिला है। बाकी उनके प्रोग्राम के तहत जो है हम सारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन उन्हीं के प्रोग्राम के तहत हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो है फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो IMF की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है, वो मर्जी नहीं है। जो हमारी कंपल्शंस हैं वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव फाइनेंशियली। अदलिया के हवाले से हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं। कोर्ट पैकिंग के इल्ज़ामात भी बढ़ते जा रहे हैं। कड़ी तनकीद हो रही है। खुद अदलिया के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के मुशीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का एक अहम बयान सामने आया है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में तर्ज़ अमल ऐसा है कि उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं उनके बाज़ मामलात में उनका जो तर्ज अमल है इंतहाई एहतराम के साथ और उनकी जो पोजीशन हैसियत है उसको मलूज़ खातर रखते हुए ये मेरी राय है कि रेफरेंस बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन बाज़ मामलात ऐसे हैं कि ये बनाया जा सकता है। वो हर मामले में खत लिखते थे और फिर खत जिसको लिखते हैं वो खत उसको बाद में मिलता है, मीडिया में पहले पहुंच जाता है। एक ऐसे प्रापेगंडे का अगर आप मुजब बने जो पूरे अदारे को मलाइन करे, मेरा ख्याल है कि इसको किसी न किसी सिमत जो है वो मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान रिकॉर्ड बना चुका अपने लिए, अपनी हिस्टोरिक विक्ट्री आप इस वक्त देख रहे हैं। मोहम्मद रिजवान खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 353 चेस किए हैं, सेकंड लास्ट ओवर में चेस किए हैं। 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर पाकिस्तान ने ये रन चेस किए हैं। ज़बरदस्त पार्टनरशिप के नतीजे में चेस किए हैं। पाकिस्तान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही। फ़खर जमान और बाबर आजम ने अच्छा स्टार्ट दिया, मगर 3 विकेटें गिरने के बाद मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा दोनों ने सेंचुरी बनाई। सेंचुरी इस तरीके से बनाई कि उन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट नहीं बढ़ने दिया, पाकिस्तान पर प्रेशर नहीं पड़ने दिया। रिक्वायर्ड रन रेट 8 से ऊपर गया, मगर ऐसा नहीं हुआ कि इतना प्रेशर में आ जाए कि कोई आउट हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा चेस किया है। 353 रन पाकिस्तान ने चेस किए हैं। आज से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 349 रन चेस किए थे। पाकिस्तान ने अपनी तारीख की 4थी विकेट की रिकॉर्ड पार्टनर
पार्टनरशिप आज बनाई है जो कि सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान ने बनाई है। मोहम्मद रिजवान रन बॉल के साथ जबरदस्त सेंचुरी की, सलमान आगा 125 और 130 के स्ट्राइक रेट के साथ चलते रहे और रन रेट को मेंटेन करते रहे, रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करते रहे। आप स्क्रीन पर इस वक्त हीरो को देख रहे हैं, मोहम्मद रिजवान को, जिन्होंने जबरदस्त नॉक खेला है क्योंकि तवक्को नहीं की जा रही थी। बार बार तनकीद हो रही थी कि एक तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कमजोर है, दूसरी तनकीद कि अगर रिक्वायर्ड रन रेट 6 से 7 के दरमियान हो, कोई 300 से ऊपर रन बना दे तो पाकिस्तान की टीम में सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान के पास वो बैटिंग नहीं है जो इतना बड़ा चेस कर सके। मगर आज ये बात गलत साबित हुई है। आम बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि होने जा रही है पाकिस्तान में, उससे पहले साबित हुई है। हम अहमद शहजाद की राय लेंगे। अहमद शहजाद, बहुत सारे कंसर्न, टीम को कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस आज हासिल हुआ है और जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है? जी बिल्कुल, I mean, अगर इस मैच से कॉन्फिडेंस नहीं शाहजेब भाई आना है तो फिर किस मैच से आना है, और बड़ा राइट टाइम पे आना है। यही बातें बैठ के हम थ्रू आउट करते रहे कि मॉडर्न डे क्रिकेट को मीट करना है, आपने जो रिक्वायर्ड रेट है वो ऊपर जाने नहीं देना है, और वो सारी चीजें आपने अपने इंट्रो में बड़े जबरदस्त तरीके से बता दी हैं। आज जो डिफरेंस था वो यही था कि बेशक 353 चेज हो रहा था, लेकिन आपको पहली बॉल से इंटेंट नजर आया फकर जमान से। बाबर आजम भी जितना भी खेले हैं उन्होंने आज फ्लोइंग क्रिकेट खेली है, रन रेट ऊपर नहीं जाने दिया। 3 आउट के बाद भी अगर 352 चेज हो सकता है तो ये हमारी बातों की अक्कासी करता है कि ये है मॉडर्न डे क्रिकेट। आपने ये नहीं सोचना कि आप आउट हो रहे हैं, फियर ऑफ फेलियर निकालना है, जो टीम की रिक्वायरमेंट है आपने उस तरह लेके जाना है, और आज बिल्कुल उसी तरह किए। इवन दो अगर आप बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इतने ज्यादा लूप होल्स हैं कि बयान करने पे आएंगे बॉल, लेकिन आज कुछ भी नहीं। आज सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ बनती है, तारीखी रन चेज इन्होंने किया है, और ये वो क्रिकेट है जो पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स, मीडिया सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एक्सपेक्ट करते हैं। और आईसीसी से पहले, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान से निकल के आना ये बहुत ज्यादा खुशाइंद है। अहमद, एक जो आमतौर पर हमने हिस्टोरिकली देखा है, अगर इतना बड़ा चेज हो, अगर पाकिस्तान ने कभी किया भी है 300 से ऊपर, तो हमने देखा है कि कोई एक वन ऑफ परफॉर्मेंस हो गई, रिक्वायर्ड रन रेट बहुत बढ़ जाना, फिर प्रेशर में आना। आज एक बहुत ही ऐसा लगा कि बहुत स्टेबिलिटी के साथ लेके गए, रिक्वायर्ड रन रेट को इतना बढ़ने नहीं दिया कि हमें हो कि अगर एक भी आउट हो गया तो बस हम गए, हम फारिग हो गए, काफी स्टेबिलिटी के साथ लेके गए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आपने, रिक्वायर्ड रेट इन्होंने ऊपर जाने नहीं दिया। अभी सोशल मीडिया में देख रहा था, वो बोल रहे थे कि जी इनका मेन बॉलर जेंसन नहीं है या रबाडा नहीं है इसलिए रन चेस कर लिया। भाई ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे प्लेयर्स हमने देखना है कैसे खेले हैं कैसे नहीं खेले, हमारे प्लेयर्स जिगरे से खेले हैं। हमारे जो स्ट्रेंथ रही है ना शाहजेब भाई, वो अटैकिंग क्रिकेट पे रही है। हमेशा जब हमने अटैक किया है, जिगरे से खेला है, फेयरलेस क्रिकेट खेली है, रिजल्ट हमारी फेवर में आए, चाहे वो पास में थे, ऐसे ही हमारी नेचर के अंदर है। तो आज वो दिल गुर्दा दिखाया है। आज शायद 350 के बाद जो प्रेशर था वो भी कम हो गया कि बॉलरों ने 350 करा दिया है, जिसकी वजह से और फियर ऑफ फेलियर जो है कम हो जाता है। तो आज जो है ये क्रिकेट टीम ने करके दिखाया है। और जो भी साइड, भाई हम नहीं कह रहे साउथ अफ्रीका को कि इन्हों अपना रबाडा नहीं खिलाओ या अपना जेंसन नहीं खिलाओ, ये उनका सरदर्द है। हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारी क्रिकेट टीम कैसा खेली है। मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट टीम की बैटिंग जो थी आज फिनोमिनल क्रिकेट खेली है, और जितनी इनकी तारीफ की जाए, रिजवान की फ्रंट से लीड किया है। कैप्टन यही होता है कि जब बलीव खत्म हो जाता है टीम के अंदर से, वो अपनी परफॉर्मेंस से लोगों में बलीव इंजेक्ट करता है, और आज कप्तान ने वही चीज की और उसका भरपूर साथ दिया। एक फ्री फ्लो इनिंग खेली है सलमान अली आगा ने, विकेट के चारों तरफ आप देखें उसने शॉट मारे, और जहां जहां रन रेट ऊपर जाता रहा तो वहां पे वो बाउंड्री लगा के रिस्क लेते थे। देखिए रिस्क के साथ ही रिवॉर्ड है। आज आपने रिस्क लिए, आपको रिवॉर्ड मिल के आया, ये सिंपल फिनोमिना है। होपफुली कि हम आज की परफॉर्मेंस को सामने रखें पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और ये सेम क्रिकेट स्पेशली बैटिंग इसी मेथड के साथ बैटिंग करना बहुत जरूरत है अगर आपने फुल फ्लैश साइड को compete करना है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। राज भाई, एक जो बात मैं इस पे आपका भी तबसरा चाहूंगा कि एक कोई प्लेयर चल गया, उसने तुक्का लगा दिया, जो बात कही जाती है कि जी अगर ये ना चलता तो फिर तो गए। एक गेम प्लान था जो ओवर बाय ओवर नजर आया, इसकी कितनी अहमियत है कि आप 353 रन चेस करने जा रहे हैं और आप ओवर बाय ओवर एक गेम प्लान के साथ जाते नजर आ रहे हैं, 3 विकेटें गिरने के बावजूद जाते नजर आ रहे हैं, रिक्वायर्ड रन रेट को देखकर उसे बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहे हैं। देखिए एक अटैकिंग बैट्समैन टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़रूरी है ओपनिंग में। जिस तरह से
ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं या हम साउथ अफ्रीका में जीते, साइम अय्यूब की बैटिंग बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्राइक रेट बहुत हाई था। उनको रिप्लेस करते हैं आके फ़खर जमान। पिछले मैच में भी अगर कोई साथ देता उनका तो हम मैच जीत सकते थे। आज के मैच में भी देखिए फाउंडेशन अच्छी होती है। जब 352 बन गए, 352-53 का अगर आपके पास टारगेट है, आसान नहीं होता। ज़रूरी है कि शुरू के 10 ओवर्स में हम अच्छा स्टार्ट दें। 91 मतलब 9.1 से हम गए और उसके बाद कंटिन्यू किया उसको। नो डाउट उसमें विकेट गिरी हमारी, फ़खर भी आउट हुए, बाबर भी आउट हुए, सऊद शकील भी आउट हो गए। लग ऐसे ही रहा था कि थोड़ी देर में शायद पाकिस्तान 150 रन से हार गए। यही चीज़ सिखाती है क्रिकेट में कि आपके मेंटली अगर टफ है, अगर आपको खेलना आता है स्पिनर पे, फास्ट बॉलर पे, तो मोस्ट इम्प्रेसिव नो डाउट कप्तान ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन सलमान अली आगा ने जिस तरह से शॉट खेली है, स्लिप में स्वीप, एक्स्ट्रा कवर, कट, हर चीज़ उन्होंने ट्राई की। और एक पहली उनकी सेंचुरी थी ओडीआई में, और खुशहाली ने पाकिस्तान के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि बहुत डाउन थे। आज दोपहर में भी हमने शो किया, हम सब यही कह रहे थे कि ना हमारी बैटिंग चल के दे रही है, ना हमारी बॉलिंग चल के दे रही है, क्योंकि बॉलिंग तो 352 करा चुके थे। लेकिन जिस तरह से कमबैक किया है पाकिस्तान टीम ने, सारे प्लेयर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक है और इसको कंटिन्यू करें, और हो सकता है कि हम और अच्छा खेलें और न्यूजीलैंड से 14 तारीख को फाइनल भी जीत सके। और मुझे अहमद सर ये बताएगा कि बैटिंग विकेट थी, हमने रन बनाए तो उन्होंने भी बनाए, बॉलिंग में कोई खामी नहीं थी, और या कोई ना कोई मसला है? क्योंकि सबने ही रन दिए हैं, हसनैन ने ज़्यादा दिए, मगर अब इत्तलात है कि हारिस रऊफ वापस आ जाएंगे। आज उन्होंने रेस्ट किया, इंजरी उनकी ठीक हो गई है और तवक्को है कि वो रिकवर करके वापस टीम में आ जाएंगे। बॉलिंग इशू है या जैसी पिच थी उतने ही रन पड़ गए? नहीं सर, पिच जो अंडर लाइट्स पिच खेलते हैं ना शाहजेब भाई, वो हमेशा बहुत फिनोमिनल खेलता है। हम भी यहाँ पे जब पीएसएल या जितने भी मैचेस खेलते हैं, डे टाइम में थोड़ा सा मुश्किल खेलता है पिच, लेकिन पाकिस्तान ने 350 बहुत ज्यादा स्कोर करा दिए थे। दिस इज आस्किंग बिट टू मच फ्रॉम योर बैट्समैन। आप इस तरह हर मैच नहीं जीत सकते हैं, तो आप में बॉलिंग के बहुत काम करना है, आपने अर्ली विकेट्स लेने हैं, आपने बीच में जो है ना अपने स्पिनर की यूटिलाइजेशन करनी है जो पाकिस्तान के पास है नहीं। उसके बाद इब्रार को जो है ना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही स्पिनर है। इब्रार गंदे बॉल करना अफोर्ड नहीं कर सकता। इब्रार पे बहुत रिलाई कर रही है टीम पाकिस्तान, एक स्पिनर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, उसके बाद डेप्थ के अंदर यॉर्कर मिसिंग है, यॉर्कर नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद है जो आने वाले टूर्नामेंट के अंदर इनको बिल्कुल रेक्टिफाई करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम हम सिर्फ ये कहते हैं कि देखिए अभी सुबह भी जो हम बात कर रहे थे, शो कर रहे थे शाहजेब भाई, एक होती है ना कि इमेज बना लेना, कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। आप अपनी इमेज इस तरह बनाते हैं कि जैसे ही 350 हुआ, बहुत सारे लोगों ने हम समेत भी यही लग रहा था कि यार अभी मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस पुट करते हैं ना, तो आप पूरी आवाम समेत हमारे एक बिलीव डालते हैं। तो यही इंटरनेशनल क्रिकेट है। भारत की तरफ आप दूसरी तरफ देखेंगे, इंग्लैंड की बड़ी टीम वहां पे आई हुई थी, 8 मैचों की सीरीज उन्होंने खेली, 5 T20, 3 वनडे, एक मैच हराने में कामयाब हुआ उन्हें इंग्लैंड। बाकी सारे मैच जो है भारत ने वन साइडेड जीते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी है। अब पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि इन्होंने ये जो परफॉर्मेंस दी है, इसका ये मतलब है ये कर सकते हैं, इसमें कंसिस्टेंट रहना है बस इन्होंने, इंशाल्लाह ताला। बाकी सपोर्ट आप देखें, मेरा जिस तरह आप इंट्रो देते हैं, आप तो वैसे ही उठा के रख देते हैं शाहजेब भाई। एक मैच पाकिस्तान जीतता है तो हम सरों पे उठा लेते हैं, हीरो बना लेते हैं। हमारी कौम इसी तरह की है और हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आके इसी तरह इंशाल्लाह आप हमें बुलाएं और आप इसी तरह का इंट्रोडक्शन कराएं और पाकिस्तान टीम को सितार बना दें, उनके सारे जो प्लेयर है उन्हें आसमानों पे उठा दें और हम यहाँ बैठ के उनकी तारीफें कर रहे हैं। मैं तो खुद ये चाह रहा हूँ कि ऐसा इंट्रो देने का मौका मिले और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो बड़ा अच्छा हो। राज भाई, बॉलिंग में आपका तजिया देख रहा था पिछले दिनों, तो आपने बड़ी अहम बात की थी कि भाई जो दूसरे बॉलर्स हैं उनकी तो सब बात कर रहे हैं, हमारे जो स्टार बॉलर्स हैं वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ये ज़्यादा परेशानी की बात है। नाउ आपको लगता है आज पिच जैसा था वैसा ही हुआ या बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? इससे बेहतर हो सकते थे। थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है जब आपको मार लग रही हो, अच्छे प्राइम बॉलर को जब मार लग रही हो ना, तो उसमें आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, स्पेल लॉन्ग करने पड़ते हैं। आपने स्पेल शॉर्ट कर दिया। अगर आज का आप स्कोर कार्ड देखेंगे, सबसे बड़ा जो स्पेल किया है वो नॉन रेगुलर बॉलर ने किया, सलमान अली आगा ने किया है। उसने 13 ओवर से 21 ओवर तक किए हैं। बाकी 6 स्पेल किए हैं मोहम्मद हसनैन ने 8 ओवर्स में, 6 स्पेल। वो 2 ओवर के लिए आए,
फिर उसके बाद 12 ओवर के बाद 1 ओवर करने आए, फिर 3 ओवर के बाद 1 करने आए, तो इससे बॉलर डिस्टर्ब हो जाता है, इतना आसान नहीं होता। हमारे जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं अबरार, उनको हमने शुरू में 3 ओवर कराए, फिर हम 30 ओवर के बाद ले गए। और होता क्या है कि आपके मेन बॉलर आउट करवाने के लिए करते हैं। मेरे ख्याल से रिजवान को और आकिब जावेद को ये करना चाहिए, अपने प्रीमियर बॉलर को ना स्पेल अच्छे करवाएं, 3-3 ओवर का नहीं करवाएं। सबसे बड़ा स्पेल अगर नॉन रेगुलर बॉलर कर रहा है 5 ओवर का, और शाहीन आफरीदी 3 ओवर का कर रहे हैं, 2 ओवर का हसनैन कर रहे हैं, 2 ओवर का आपके शाहीन वो कर रहे हैं, अबरार कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। अपने बॉलर को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। नो डाउट बैटिंग पिच थी, अच्छे खेले, साउथ अफ्रीकन बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कि गेम को किस तरह से लेके चलना है, कौन कौन से बॉलर कब बॉलिंग करेंगे, पहले से बना के रख लें। अच्छा है, अचानक ये क्लब क्रिकेट नहीं है कि कोई भी नजर आके आप बॉल कर लो, अब हमें जरूरत है, नहीं, ये आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। बैटिंग में नजर आया ना, एक ऑर्गेनाइज टीम लगी, ऑर्गेनाइज तरीके से हम मैच जीते। बॉलिंग में इस चीज़ की अच्छा ज़रूरत है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच में बेहतर तरीके से रिजवान यूज़ कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम दिन क्रिकेट के लिए। इंडिया पहले 350 रन बना के जीता है इंग्लैंड से, मगर पाकिस्तान ने 350 से ज़्यादा चेस किए हैं। ये आज के दिन क्रिकेट की दास्तान रही है। पूरा ब्रेक शामिल करते हैं, कहाँ भी सुपर इंटरव्यू आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ मौलाना के करीब आ रही है। हुकूमत में राना सनाउल्लाह साहब 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस का इशारा दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राना साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले ज़रा आपका एक इंटरव्यू में ये कहना कि आपके इल्म में तो नहीं है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर बाज़ मामलात ऐसे हैं कि 2 सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाया जा सकता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के। सब जाहिर है अब आपकी पार्टी में भी अहम पोजीशन है, हुकूमत में भी ओहदा है आपके पास। जब आप ऐसी बात करेंगे तो खबर दे रहे हैं या 2 जजेस को धमकी दे रहे हैं? नहीं शाहजेब, ना इसमें कोई खबर देने वाली बात है और ना ही कोई धमकी देने वाली बात है, बल्कि ये बात इंतहाई जो है वो बाइस अफसोस और दुख है कि आप देखें कि साथ साथ जो है वो ऑफिस हैं, एक ही बिल्डिंग है, और फिर ये भी है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो इस किस्म की जो महाजराई और ग्रोहबंदी है वहाँ पे जजेस के दरमियान, उसका वो कभी हिस्सा नहीं रहे। और वो हमारे जो सीनियर प्यूनी जज हैं सैयद मंसूर अली शाह साहब, उनके वो चैम्बर फेलो भी रहे हैं, यानी जब वकालत करते थे उस वक्त भी इकट्ठे थे, और उस वक्त जब एलिवेट हुए तो फिर भी इकट्ठे। तो इसके बावजूद जो है वो यानी साथ साथ ऑफिस है, बीच में सिर्फ एक दीवार है, और वो एक दूसरे को ख़त लिखते हैं, और उन खतूत में फिर इस किस्म के रिमार्क्स होते हैं कि वो पढ़ने लायक हैं। तो फिर ऐसी सूरत में लोगों को तो ये ख़दशा रहता है कि जैसे बाज़ औक़ात अदालतों में ऐसी ख़बरें और ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वकला जो है वो आपस में दस्तो गिरेमा हो जाते हैं। कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो जजेस के दरमियान ना हो जाए, और वहाँ से कोई ऐसी खबर आए कि जनाब वहाँ पे इस किस्म का जो है वो कोई दंगा फसाद हो गया है। तो मिसकंडक्ट जिस बला का नाम है, अगर वो ये नहीं है तो फिर और क्या है? मतलब अगर ये ऑफिशियल समझता, मतलब ज़ाहिर ऑफिशियली वो अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं। बहुत सारे मामला अदालत में ऐसे हो रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम को टेकअप करने का मामला था, फिर फुल कोर्ट का मामला था, फिर जजेस की शिकायत का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला। अगर वो अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं, आपके ख्याल में ये मिसकंडक्ट के ज़मरे में आता है? तो जैसे काजी फईसा साहब भी खतूत बहुत ज़्यादा लिखा करते थे, उनके खतूत भी मीडिया की जीनत बन जाया करते थे, मीडिया के हेडलाइंस बना करते थे, आप अप्रिशिएट करते थे उनको उस वक्त? देखें, मैं तो किसी का मुअज़्ज़ज़ जज का नाम लिए बगैर, एक वकील होने के नाते हमने तो आज तक यही सुना है और यही पढ़ा है कि जजेस अपने फ़ैसलों के थ्रू बोलते हैं। ये खतूत के ज़रिए बोलना, और फिर खतूत भी इस तरह से लिखना कि वो मीडिया को पहले पहुंच जाते हैं, और जिसको लिखा होता है उसको तो पता नहीं पहुंचते या नहीं पहुंचते। तो ये मामला जो है ये जजेस को, और ख़ास तौर पे फिर इस लेवल पे, मैं नहीं समझता कि कोई भी इसे जो है वो तहसीन की नज़र से या कोई जस्टिफाई समझता हो। सभी लोग जो हैं इस बारे में परेशान हैं
जो कि मैं भी हूँ, इसमें कोई जो है वो खबर देने या धमकी देने वाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और साहब मगर अब इस सारी सूरत हाल में जब आप ये कहते हैं रेफरेंस की बात हो सकती है, लाया जा सकता है, आमतौर पर हमने माजी में देखा है कि हालात व वाक़यात बहुत काबू में होते हैं, बहुत गिरफ्त होती है, मगर कोई एक वाक़या एक चिंगारी साबित होता है और फिर आग फैल जाती है और फिर इक़्तिदार कमज़ोर पड़ जाता है और बने बनाए प्लान्स ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारे मामला किए गए, 26वीं आईनी तरमीम हो, जजिस की तैनातियाँ हों, ट्रांसफ़र हो, इजाफा हो, वकला ने कहा ज़रूर है, मगर ज़ाहिर है एक ताकतवर आपके ख़िलाफ़ इत्तेहाद नहीं नज़र आया, ना अपोजिशन का ना वकला का। मगर जब आप बढ़ते जाएंगे आगे, ये रेफरेंस लाने वाली बात, इस किस्म के मामला, ये कोई चिंगारी भी तो साबित हो सकता है ना, जो सारे की सारी हुकूमत के लिए और रियासत के जो प्लान्स है उसके लिए एक नुकसानदेह साबित हो। नहीं शाहजेब, ये सूरत हाल जो है ये न सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि मुअज़्ज़ज़ हमारी जो जुडिशरी है उसके लिए, बल्कि ये तो रियासत के लिए भी जो है ये नुकसानदेह है। ये सूरत हाल जो है वो किसी तरह से भी इसको जो है वो कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, नहीं जो है वो रखा जाना चाहिए। अब आप ये देखें कि जिस तरह की तकसीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, वैसी ही तकसीम अब हाई कोर्ट्स में जा रही है और वैसी ही तकसीम जो है वो बार्स में जो है वो पैदा हो चुकी है। अब मामला ये है कि अगर ये जजेस की ट्रांसफ़र का मामला इतना ही जो है वो गलत हो गया है, तो क्या वो ट्रांसफ़र जो है वो कोई किसी एग्जेक्टिव अथॉरिटी ने या हुकूमत ने या प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कर दी है? कम से कम 3 चीफ जस्टिस साहबान मुत्फिक होते हैं तो फिर एक हाई कोर्ट का जज जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। ये आप आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पढ़ लें। तो मामला ये है कि जहाँ पे चीफ जस्टिस अभी ट्रांसफर पर तो चीफ जस्टिस भी मुतमईन है, जो कि ऑनरेबल जज है, मगर ट्रांसफर पर तो चीफ जस्टिस भी मुतमईन है। सीनियरिटी का मसला है जिसके ऊपर भी खतूत भी लिखे गए कि सीनियरिटी का मसला, जिस पर चीफ जस्टिस की भी गालिबन राय यही है कि सीनियरिटी का इशू अपनी जगह पर मौजूद है, जिसका फैसला होना है, और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन में भी उन्होंने राय दी है। नहीं, उसका फैसला जो है वो उसमें खतूत लिखने से होना है, उसमें उसका फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कर दिया है। अगर उसके अलावा उसको किसी जुडिशल फोरम पे चैलेंज होना तो वो जुडिशल फोरम पे चैलेंज होना चाहिए। उसमें कोई अगर फैसला आना है तो वो फैसला आना चाहिए, ना कि ये सूरत हाल होनी चाहिए जो कि इस वक्त सूरत हाल है। तो और इस सारी सूरत हाल में दूसरी तरफ एक मुहाज जो बनता नज़र आ रहा है, पहले एक डिनर हुआ, फिर एक और डिनर हुआ जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी शरीक हैं अपोजिशन की दीगर क़यादत के साथ। पहले डिनर के बाद असद कैसर साहब के घर जो हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने जाके मुलाकात की अपनी काबीना के कुछ अरकान के साथ मौलाना फजल रहमान साहब से, मगर एक और डिनर होता है और उसमें ज़ाहिर है इमरान खान समेत तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा किया जाता है। पहले ही हुकूमत से मुस्ताफ़ियों के इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जा चुका है। मौलाना राज़ी हो पा रहे हैं आपसे या नहीं? देखें, मौलाना हमसे राज़ी हैं, राज़ी वो रहेंगे भी और हम उनको रखेंगे भी। देखें, मामला ये है कि अगर कोई सियासी इत्तेहाद जो है वो वजूद में आता है तो दूसरी तरफ भी हुकूमत में सियासी इत्तेहाद ही है। ये किसी सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, ये भी एक सियासी इत्तेहाद है जिसकी गवर्नमेंट है। और अगर 2 सियासी इत्तेहाद वजूद में आते हैं तो यकीनन एक मुस्बत पेशरफ्त होगी, दोनों बैठ सकेंगे, दोनों जो है वो बात कर सकेंगे। और पीटीआई का बतौर एक सिंगल पार्टी के जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ना वो किसी से गुफ्तगू करेंगे, ना वो किसी के साथ बैठेंगे, ना वो किसी की सुनेंगे, ना किसी को अपनी सुनाएंगे, तो उस सूरत हाल से तो कम से कम सियासत जो है वो बाहर निकलेगी। मगर राज साहब, क्या हुकूमत को ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंट है हुकूमत कि क्योंकि मौलाना का तहरीक इंसाफ के साथ कंपटीशन है खैबर पख्तूनख्वा में, और मौलाना जहां आपके मैंडेट पर सवाल उठाते हैं तो वहां खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर भी सवाल उठाते हैं, इसलिए इत्तेहाद बनेगा नहीं। जिस तरह आपका इत्तेहाद बन गया था पीडीएम की छतरी तले, उस तरीके से नहीं बनेगा। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंट है आप, जो कि बैकफायर भी कर सकता है? नहीं, इस पे शाहजेब ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है। यकीनन ये ऐसे ही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ है उसके मुतल्लिक भी सवालात हैं, और वो सवालात जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब ने उठाए हैं। इसी तरह से पंजाब में भी उठाए हैं। मैं आपको हल्के जो है वो नॉमिनेट कर सकता हूँ, सियालकोट में, नारोवाल में, फैसलाबाद में, जंग में, जहाँ पे PMLN के साथ धांधली हुई है, PMLN के लोगों को हराया गया है।
तो मामला ये है कि ये इतना सादा मामला नहीं है जिस तरह से हमारे पीटीआई के दोस्त जो है वो बात करते हैं, जी देखें जी फॉर्म 47 बन गया, जी फॉर्म 47 बन गया। फॉर्म 47 जो है वो हमारे खिलाफ भी बने हैं, अगर उनके खिलाफ बने हैं तो ये तो इसीलिए हमने इनको कहा था कि आए बैठें, पार्लिमानी जो है वो आप कमीशन बनाएं और उसमें बैठ के देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को। लेकिन वो इस तरफ आए नहीं। आप ये कह रहे हैं ऑपोजिशन अलायंस जो है वो एक के बाद दूसरी मीटिंग और उसके बाद कहा कि जी अब हम मीटिंग नहीं कर सकते। यानी ऑपोजिशन अलायंस बनना, मौलाना का उसमें चले जाना, फिर सड़कों पर उस अलायंस के साथ निकलना जिसमें तहरीक इंसाफ मौलाना एक साथ सड़कों पर हो, आप इसका चांस नहीं देख रहे हैं, इम्कान नहीं देख रहे हैं? नहीं, सड़कों पे अगर होंगे भी तो वो वायलेंट नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान जिस इत्तेहाद में होंगे उस इत्तेहाद में कोई सर से कफन नहीं बांधेगा, उस इत्तेहाद में कोई ये पैगाम दे के नहीं आएगा इस्लामाबाद की तरफ कि जी हमारे जनाजे पढ़ दीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो सियासी फैसले करेंगे और सियासत में एहतजाज बिल्कुल हक है। अपोजिशन का जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एहतजाज वो कर सकते हैं, करेंगे, करना चाहिए। लेकिन ये जो 24 और 26 नवंबर को हुआ है वो तो एहतजाज नहीं था, ना 9 मई वाला एहतजाज था। बहुत शुक्रिया हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, कोई खबर आपके सामने रखेंगे। कराची में 6 जनवरी से लापता मुस्तफ़ा आमिर के केस में आज अहम पेशरफ सामने आई है। परसों इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन की तरफ से मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने और उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने के बाद पुलिस ने दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए उनसे रुजू किया था, जिस पर जज ने एक दफ़ा फिर पुलिस को मुलजिम का जिस्मानी रिमांड तो नहीं दिया, अलबत्ता केस की तफ्तीश के लिए JID बनाने का हुक्म दे दिया है। और इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध को आज तहरीरी अहकाम जारी कर दिए हैं। साथ ही कल पुलिस ने मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए अदालत में जो दरख्वास्त जमा कराई थी उसमें वाक़े के हवाले से मज़ीद इंकिशाफात सामने आए हैं। CIA पुलिस के इंस्पेक्टर अमीर अशफाक हुसैन की जानिब से कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जज के सामने दायर की गई दरख्वास्त के मुताबिक मुलजिम अरमगान के 2 मुलाजमीन गुलाम मुस्तफ़ा और मोहम्मद जुहैब से मालूमात हासिल की तो उन्होंने बताया कि जनवरी की पहली तारीखों में एक लड़का रात 9 बजे बॉस के कमरे में आया था और कार बंगले के अंदर खड़ी की थी। बॉस के साथ एक शख्स भी मौजूद था। फिर रात को 2 फायर हुए और बॉस ने हमें ऊपर बुलाया तो कारपेट पर ताज़ा खून था जो हमसे साफ कराया था, लेकिन हमने लड़के को वहाँ नहीं देखा। दरख्वास्त के मुताबिक मज़कूरा दोनों गवाहान की निशानदही पर 11 फरवरी की रात को मैंने यानी सब इंस्पेक्टर CIA ने बंगले के अंदर मुलजिम अरमगान के कमरे का मुआयना किया और कारपेट को जिस जगह धोया गया था उसके अंदर और निचली तरफ निशानात मौजूद थे और क्राइम सीन यूनिट दरख्शां की टीम ने वहाँ से खून और कारपेट के नमूने ले लिए। इसलिए मुलजिम की दरख्शां थाने में फिजिकल पुलिस कस्टडी की इजाज़त दी जाए। पुलिस की इस दरख्वास्त पर अदालत ने जिस्मानी रिमांड देने के बजाय JID बनाने का हुक्म दे दिया। कल हमारे प्रोग्राम में मुबैना मगवी मुस्तफ़ा की वालदा ने तफसील से बताया था कि उन्हें मुस्तफ़ा की तलाश के हवाले से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पुलिस और रिमांड मुस्तरद करने वाले जज के रवैये पर भी सवाल उठाए थे। बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए, आपका बेटा बहुत अरसे से गुमशुदा है और आपको खुद पुलिस में ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मीडिया पर आवाज़ उठानी पड़ रही है। क्या हुआ आपके बेटे के मुबैना अगवा के बाद? अगवा की तो हमें क्लियरिटी बाद में आई थी, पहले तो हमारा मिसिंग का ही केस चल रहा था। ये लोग हमें सेल्फ हाइडिंग और बच्चा चला गया है आपका क्योंकि गाड़ी नहीं है और फ़ोन एज सच उसका वो नॉन PTA है, इस तरह वाले एक्सक्यूजेस दे के हम लोग को मतलब लेके चुप कराते रहे हैं कि जी इट इज़ ऑल आवर फॉल्ट कि हम लोग इस तरह से चीज़ें, हमारी जो है हैंडीकैप सा केस है तो उस पर हम क्या उस पर पेशरफ कर सकते हैं। ये पुलिस करती है? मैं जी फ्रॉम 6 till 24 मैं कभी दरख्शां थाने कभी गिजरी थाने के सिर्फ मेरे चक्कर थे और उनको बताने के लिए प्लीज़ CDR आप लोग निकलवाएं, IPDR निकलवाएं। इसी दौरानिए में मैं दोस्तों से राब्ते करती रही और कई दफ़ा अरमगान के साथ इसकी रिफ्ट्स की मुझे जो है वो इत्ला मिलती रही। मुस्तफ़ा को कई दफ़ा ये धमकियाँ दे चुका हुआ है। हमने शुरू में ही नॉमिनेट भी किया था। 24 तारीख को इसी बच्चे की बात करते करते मेरी से कुछ इस तरह के सिलसिले चले कि उसको लगा कि मैं शायद फंसने वाला हूँ। मतलब इतने हाईटेक हमारे किडनैपर्स कहाँ से हो गए हैं कि वो ये अमेरिकन सिम से जो है आधी रात में जो है मुझे कॉल करना शुरू करें। खैर
इसकी कॉल जो है वो मेरे लिए ब्लेसिंग ही बन गई कि मेरा केस AVCC को ट्रांसफ़र हुआ 10 दिन के अंदर अंदर। ये इसमें केस में इतनी पेशरफ्त हुई कि अल्लाह का करना ये हुआ कि मुस्तफ़ा के कुछ वॉइस नोट्स थे वो रिकवर हुए, जिसमें उसने बताया कि अरमगान ने बुलाया है मुझे, और फिर IPDR के हिसाब से उसकी लोकेशन वहाँ की 7:30 बजे आई। IO अपना केस क्या प्रेजेंट करने में ही नाकाम हो गया। उसके आधे अधूरे जुमले, उसने किडनैपिंग का कोई जिक्र नहीं किया, उसने मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया, वो बहुत अनक्लियर था। शायद उसी वजह से जज साहब को सिवियरिटी ऑफ केस समझ में नहीं आई कि वो कह रहे थे कि अच्छा DSP को गोली लगी, कैसे गोली लगी, मरा ही नहीं, तुम लोग बाकियों को क्यों नहीं लगी। शायद मैं बहुत नर्वस थी उस वक्त, मुझे उनका नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर 2 दिन का रिमांड कह के और मेडिकल का कह के अपनी बात ख़त्म की, तो मैंने अपने उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने साफ साफ बोला बीबी मैंने आपकी बात सुननी नहीं है, आपकी बारी 30 दिन के बाद आएगी, आज इनकी बारी है। आज की पर इतना ही डाल दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।